नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। ये एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम हर झूठ का करते हैं पर्दाफाश और आपको कराते हैं सच से सामना, क्योंकि सच जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसे सच की बात करेंगे जो लगभग आप सभी जानते हैं। एक ऐसा कड़वा सच जिसका घूंट बिहार की जनता ना जाने पिछले कई दशकों से पीती आ रही है और ना जाने कब तक पीती रहेगी। जी हां, बिहार की बदहाली की बात कर रहे हैं। बिहार बदनाम क्यों है? बिहार पिछड़ा क्यों है? आखिर क्या वजह है कि इसके पीछे की बिहार और वहां की जनता को समय समय पर एक ऐसे सच से सामना करना पड़ता है जो उसे शर्मिंदा करता है। आज दिखाएंगे हम आपको बिहार की बर्बादी का पूरा सच, क्योंकि सच जरूरी है। यह वो मंजर था जब बिहार से बाहर निकलने से पहले बिहार के युवा 1000 बार सोचते थे, लेकिन आज 8 साल बाद भी स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं। बिहार की रोजगार और पलायन की स्थिति जो उस वक्त थी वो आज भी मौजूद है। आंकड़े देखिए और खुद ही समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आंकड़े आपने देखे बिहार की बदहाली की कहानी को बयां करते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने बिहार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पूर्वी हिंदुस्तान के बिना देश का विकास संभव नहीं। उनके इस बयान की खूब सराहना भी हुई। हालांकि बयान में उन्होंने पूर्वी हिंदुस्तान की बात की, यानी बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और असम, जहां अगले महीने चुनाव होने हैं। लेकिन अब हम सिर्फ बिहार की चर्चा करेंगे। हम मानते हैं कि अगर भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अगर भारत को आने वाले 25 साल 30 साल तक लगातार विकास की नए नए आंक पार करते जाना है, वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारा पूर्वी हिंदुस्तान डेवलप नहीं होगा। तो देखा आपने, ये वही पीएम मोदी हैं जिन्होंने बिहार को बीमारू राज्य कहा था। और आज राजनीति की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी को भी राजनीति करने का पूरा हक है। और जो भी कुछ सामने चुनाव होते हैं, लेकिन क्या बिहार शुरू से ही इतना बदहाल था? नहीं। बिहार आजादी से पहले सबसे शक्तिशाली राजतंत्र में से एक हुआ करता था, जिसने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में अहम योगदान दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद बिहार बर्बादी की राह पर चल पड़ा? आखिर खाटी बिहार है क्या? भौगोलिक रूप से ये गंगा के मध्य मैदान के बड़े हिस्से में फैली सपाट और समतल भूमि है। हालांकि इसमें भौगोलिक विविधता भारी पड़ी है। उत्तर का मैदान प्रचुर मात्रा में झीलों और पोखरों से हरा भरा है, तो दक्षिण के मैदान में बीच बीच में पहाड़ियां हैं। बड़ी नदियां गंगा और कोसी हिमालय से दक्षिण की ओर बहती है, तो अमरकंटक पहाड़ियों से सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। तीनों ही धरती को उपजाऊ बनाने का काम करती हैं। ये बिहार की भौगोलिक पहचान तो है ही, बिहार की संस्कृति का भी अमिट हिस्सा है। इसी तरह बिहार की खाटी पहचान है क्या? ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र का चरित्र महानगर की तरह उदार और व्यापक रहा है। भारत में राज और साम्राज्य की स्थापना का प्रारंभ भी 6ठी शताब्दी में मगध जनपद और उसके 300 साल बाद मौर्य साम्राज्य से जोड़ा जा सकता है। प्रारंभिक ऐतिहासिक बिहार महान बौद्धिक आंदोलनों का भी जनक रहा है। यहाँ बौद्ध और जैन जैसे विविध धर्मों का सूत्रपात हुआ, जबकि बाकी समूचा आर्यवत वैदिक रूढ़िवाद में फंसा हुआ था। विविधता और विरोध बिहार के चरित्र की खासियत लगते हैं। सो आश्चर्य नहीं कि हाल के दौर में 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर चंपारण सत्याग्रह तक
बिहार औपनिवेशिक राज के विरोध का हरावल दस्ता रहा है। आजाद भारत में बिहार इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन का भी अगुवा बना। बिहार का शाब्दिक अर्थ भी उसके चरित्र से कुछ अलग नहीं है। ये विहार शब्द का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जिसका मतलब बौद्ध मठ हुआ करता है। यहाँ बौद्ध धर्म की ऐसी मजबूत पकड़ थी कि पूरे क्षेत्र को ही बिहार कहा जाने लगा। लेकिन विहार शब्द बौद्ध युग के पहले का है। महाभारत में विहार का अर्थ आनंद स्थल, मनोरंजन स्थल से है। प्राचीन भारत में धीरे धीरे ये शब्द दार्शनिक अर्थों में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसका अर्थ जीवन को पूरी संपूर्णता, गहराई में जीने से लिया जाने लगा। हमें बिहार शब्द का पहली बार जिक्र 13वीं शताब्दी में मिन्हाज अल सिराज जुज्जानी की लिखी तबाकत नसीरी में मिलता है। लेकिन तब यह नाम दक्षिण बिहार के लिए प्रचलित था। दरअसल उत्तरी बिहार में बौद्ध धर्म की मौजूदगी दक्षिणी हिस्से के मुकाबले कमजोर थी। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में उत्तरी और दक्षिणी हिस्से दोनों को एक ही नाम बिहार से जाना जाने लगा। तब वो तुगलक साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था। हाल के दौर में हालांकि बिहार की पहचान बाकी भारत में उसके गौरवशाली अतीत के लिए नहीं रह गई। बिहार के बारे में एक नकारात्मक धारणा बन गई। वो पिछड़ेपन और ठहराव का प्रतीक बन गया। बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर टीवी धारावाहिकों जैसे लोकप्रिय माध्यमों में बिहार की छवि पिछड़ेपन और भदेसपन के लिए पेश की जाती है। आश्चर्य है कि बौद्धिक वर्ग में भी बिहार की वही छवि बनी हुई है। वो उसके इन हालात की दो अहम वजहों को भुला देते हैं। एक, औपनिवेशक राज में भू राजनैतिक स्थितियां ऐसे बनने लगी कि कुछ खास इलाकों की परंपरागत अर्थव्यवस्था को सुनियोजित तरीके से चौपट कर दिया गया। आधुनिक इतिहासकार ये बताएंगे कि बिहार को 1857 के विद्रोह में अगुवाई करने की कितनी कीमत अदा करनी पड़ी। आजादी के बाद के दौर में भी केंद्र ने संसाधनों के आवंटन और बुनियादी संरचना विकास के मामले में बिहार की उपेक्षा की और उसके विशाल खनिज संसाधनों के मुनाफे में हिस्सेदारी देने में कोताही बरती। कई बार तो यह अंदेशा होने लगता है कि बिहार के पिछड़ेपन की कीमत पर ही अग्रणी राज्यों का विकास हुआ है। दूसरे, बिहार को नीचा दिखाने में बाकी भारत ये भूल जाता है कि उनके लिए बिहार जैसा है ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया की नजर में भारत की भी वही स्थिति है। ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के साथ वही व्यवहार होता है जैसा मुंबई या दिल्ली में बिहारियों के साथ होता है। हालांकि हाल के वर्षों में बिहार में एक नया अध्याय खुला है और अब बिहार में नई जागृति आ रही है। अगर बिहार पिछड़ता रहा तो भारत भी विकास नहीं कर सकता। अब फिर उसी मूल सवाल पर आइए कि बिहार का खांटी चरित्र या उसकी खासियत क्या है। इस विषय में महात्मा गांधी के उद्धरण से भला और बेहतर कुछ कहना क्या हो सकता है। गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग में सभी बिहारियों के चरित्र का कुछ ऐसे वर्णन किया है। विनम्र, सरल, भले और अगाध श्रद्धा वाले, यानी वो बिहार को अक्सर सुंदर और पवित्र स्थान या मेरे सपनों की धरती कहा करते थे। कई बार बिहार के लोगों की सादगी, दो टूक बोलने और गजब के हास्य भाव को कोई उनका अखड़पन मान बैठता है। आशा है नवजागृत बिहार अपनी हाल के सालों में बनी नकारात्मक छवि को मिटा सकेगा और एक बार फिर अपने मूल अर्थ की तरह आनंद भूमि बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत का पूर्वी राज्य बिहार इतिहास के पन्नों में भले ही एक गौरवशाली और संपन्न राज्य दिखाई देता है, लेकिन उसके मौजूदा हालात लोगों के मन में आशा और उल्लास नहीं जगाते। उपजाऊ भूमि, नदियों के जाल और खनिजों के अपार भंडारों के बावजूद बिहार की गिनती देश के सबसे पिछड़े राज्यों में होती है। आखिर वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि बिहार एक अत्यंत पिछड़ा राज्य है। आधुनिक भारत में रोजगार और मजदूरी को ही पिछड़ने का पैमाना माना जाता है। आपके राज्य के युवा चाहे कितने भी काबिले कौशल क्यों ना हो, जब तक आपकी काबिलियत
आपके काम नहीं आएगी, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। जिस राज्य में रोजगार अधिक है वो राज्य विकास की दौड़ में आगे है, और जिस राज्य में रोजगार के अवसर कम है वो राज्य विकास की दौड़ में पीछे और गरीब है। पूरे देश में बिहार से ही सबसे अधिक नौजवान रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं और उन्हें मजबूरीवश जीवन भर अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार ही पिछड़ा हुआ है, बिहार से लगा हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन सबसे बुरी स्थिति बिहार की ही है। इसका प्रूफ यह है कि बिहार से बाहर रहने वाले नौजवानों को आज भी कई जगह बिहारी कहकर चिढ़ाया जाता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। कई बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को जब बिहारी बोला जाता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो झट से कहते हैं कि मैं यूपी का हूं, बिहारी मत बोलो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के नौजवानों को अपना घर परिवार छोड़ने के बाद भी मजदूरी करते हुए अपमान का घूंट पीना पड़ता है। इसकी वजह सिर्फ एक है, वो ये कि बिहार विकास के पथ पर काफी पीछे है। आज भी आपको दूसरे राज्यों और बड़े बड़े शहरों में ज्यादातर मजदूर बिहार से ही मिलेंगे और ज्यादातर IAS अफसर भी बिहार के ही होंगे। मतलब साफ है कि वो काबिल हैं, लेकिन उनकी काबिलियत का फायदा खुद उनको नहीं हो रहा। अगर ये बात बिहार को सही समय पर समझ आ जाती तो आज बिहार में भी 24 घंटे बिजली मिलती, बिहार में भी चमचमाती सड़कें होती, बिहार में भी IT हब, IT पार्क, मल्टीनेशनल कंपनी, खेल के स्टेडियम, टूरिस्ट प्लेस, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो सब होते जो बिहार के नौजवानों को कभी भी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाने देते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ और विकास में लगने वाला पैसा कुछ नेताओं द्वारा लूट लिया गया और बदले में बिहार को जातिवाद की माला पहना दी गई। बिहार की जनता को जाति से ऊपर सोचने का मौका ही नहीं दिया गया। अव्वल दर्जे के लोगों ने मजदूरी करना आन के खिलाफ लिया और निम्न वर्ग और कुछ करने लायक हुआ ही नहीं। और इन सब की वजह सिर्फ एक है, जातिवाद। जातिवाद ना होता तो सभी जातियों के हजारों नेता ना होते, हजारों नेता ना होते तो विकास के लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा लूटा न जाता। कुछ लोग कहते हैं कि सभी जातियों से एक एक नेता होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर सभी जातियों से नेता नहीं होंगे तो वो अपनी जात बिरादरी के लोगों की आवाज कैसे उठाएंगे। यहीं पर हम मार खा जाते हैं। दुर्भाग्य से हमारा देश हजारों जातियों में बटा हुआ है। हमारे नेता लोग दलित को महादलित तो बना देते हैं, लेकिन उन्हें कभी दलित से ऊपर उठने ही नहीं देते। हमारे देश के नेता पिछड़ों को अत्यंत और महापिछड़ा तो बना देते हैं, लेकिन कभी भी पिछड़ों को अगड़े की श्रेणी में लाने की कोशिश भी नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दें इजाजत। नमस्कार।